फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम सितंबर 10 का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, जो फोर्ड मोटर है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में बंद कर रही है। तो ये तीसरी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ऑटोमोबाइल की जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर रहे हैं। तो फोर्ड मोटर कंपनी वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल कार मेकर्स टू एंटर द इंडियन मार्केट फॉलोइंग द लिबरलाइजेशन। तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की थी। लगभग पिछले 10 सालों में इन्हें $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है, इसीलिए अब ये यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के इंडिया के मार्केट को जा रहे हैं। लगभग इससे 4,000 नौकरियां जाएंगी। तो फोर्ड जॉइंस अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ग्लोबल व्हीकल मेकर्स दैट हैव स्टॉप्ड ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट। इंडिया का वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। उसके बाद भी यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज है वो यहाँ से छोड़कर जा रही हैं। अभी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जनरल मोटर्स जो कि अमेरिका की कंपनी है उसने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। इसके अलावा हार्ले डेविडसन ने भी इंडिया की मार्केट को छोड़कर वो जा चुके हैं। तो फोर्ड्स अनाउंसमेंट केम जस्ट मंथ्स आफ्टर डिस्कशन टू ट्रांसफर इट्स ऑपरेशन। अभी ये बात चल रही थी जो फोर्ड मोटर्स है वो अपने ऑपरेशंस महिंद्रा एंड महिंद्रा को ट्रांसफर करके चले जाएंगे, लेकिन वो भी इन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया और यहाँ से अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग छोड़कर जा रहे हैं। अब डिसीजन बाई फोर्ड कम्स एट अ टाइम व्हेन इंडस्ट्री लीडर्स हैव फ्लैग्ड कंसर्न्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां इंडिया को छोड़कर जा रही हैं? तो इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर स्लो हो चुकी है। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा है इसलिए लोग व्हीकल खरीदना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जो टैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा लगता है। वो इसीलिए टैक्सेशन ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अभी पुश देना चाह रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अभी ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है और ऑटोमोबाइल कंपनीज को नुकसान हो रहा है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। अब ब्रिक्स लीडर की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या बातें हुई हम देख लेते हैं। तो तालिबान को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया। तो विदाउट मेंशनिंग द तालिबान और पुटिंग द ओनर्स ऑन देम फॉर द सिचुएशन इन अफगानिस्तान, जो ब्रिक्स के लीडर्स थे उन्होंने कंसर्न जताया है जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अफगानिस्तान में, तो रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस एंड सेटलिंग द सिचुएशन बाई पीसफुल मीन्स। अब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि ब्रिक्स समिट के बाद हुई उसमें वर्चुअल मोड में प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द होस्ट सेड लीडर्स स्ट्रेस्ड द नीड फॉर एन इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। तो इंट्रा अफगान डायलॉग की बात की गई, साथ ही प्रायोरिटी रखी गई कि कैसे टेररिज्म से लड़ा जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सिचुएशन इवॉल्व होने के बाद टेररिज्म के इंस्टांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसे कैसे कम किया जाए। साथ ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रोका जाए कि वो अफगान टेरिटरी को ना यूज़ करे एज अ टेररिस्ट सेंचुरी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर NIRF रैंकिंग निकलती है जो कि यूनियन गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको ऐसे अब्रॉड की तो पता होंगी जो भी होता है, पर इंडिया की भी रैंकिंग होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग, तो वह NRIF के नाम से जाना जाती है, जिसमें 6 IITs रैंक हुए हैं अमंग द 20 बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डील विद द न्यू काबुल। अब यहाँ पर काबुल के बारे में बताया गया है कि काबुल से कैसे डील करना है। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले ये बोला है, एक ऑथर ने क्वेश्चन पूछा है, डज मनी मेक यू मीन। तो कंक्लूजन ऑथर ने एक टेडेक्स टॉक से बताया है, किसी ने टेडेक्स टॉक में ये कंक्लूजन दिया होगा। एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि जैसे जैसे लोगों की वेल्थ इंक्रीज होती है उनका जो कंपैशन और एम्पैथी होता है वो कम होता जाता है और उनको खुद का उनका एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा लगने लगता है, उनको फीलिंग ऑफ एंटाइटलमेंट आने लगती है, डिजर्विंगनेस आने लगती है और उनकी आइडियोलॉजी सेल्फ इंटरेस्ट की बढ़ती चली जाती है। तो ऑथर ने बोला ये USA में बिल्कुल फिट होता है। अब USA की जैसे जैसे वेल्थ बढ़ी है, वेल्थ अमास किया उसने, वैसे ही वैसे उसकी कंपैशन और एम्पैथी नीचे चलती चली गई है और ये सारी चीज़ें हमें अफगानिस्तान में देखकर पता चलती हैं। अब US got away with moralizing to cover greed and self-interest and with breaking laws whenever it suited it. It told of the International Criminal Court which sought to look into US war crimes. अब US के जो भी वॉर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता। द पेंटागन ऑर्डर्ड द डिपार्टिंग US कंटिजेंट टू डीमिलिटराइज काबुल एयरपोर्ट एसेट्स। इसके अलावा जब पेंटागन ने ऑर्डर कर दिया कि US कंटिजेंट को कि आप काबुल एयरपोर्ट पे जो भी एसेट्स हैं उन सबको डीमिलिटराइज कर दो, तो इससे हमें ये पता चल रहा है US अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता दूसरे कंट्री के साथ क्या हो रहा है। The heart of the matter is that the Taliban keenly sought US recognition. अब जो तालिबान है, तालिबान US recognition चाहता है कि उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिना US recognition के काम नहीं कर पाएगा, वो बिना US recognition के भी काम कर सकता है। तो granting legitimacy isn't the sole American prerogative anymore in the present international environment. अब US से legitimacy लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अब नहीं, 1990s में ऐसा होता था कि अमेरिका से legitimacy लेना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि ईरान और जो नॉर्थ कोरिया है वो भी तो बिना US के legitimacy के चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे भी चल रहे हैं। सो द तालिबान विल कीप इट्स प्रोमिसेस बट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। अब जो ऑथर ने बोला है जो तालिबान है वो अपने प्रोमिसेस पे खरा उतरा। उसने 20 महीने पहले जो भी US के साथ डील की थी कि हम आपके सिटीजन्स को इवैक्यूएट होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उन्होंने अपने प्रोमिसेस को बरकरार रखा।
अफगानिस्तान नीड्स आर एलिमेंट्री। अब ऑथर ने बोला यहाँ पर अफगानिस्तान को यूएस या यूके या यूएस के एलाइज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की नीड्स एलिमेंट्री है। उन्हें सिर्फ अपनी सब्सिस्टेंस इकॉनमी रखनी है, उन्हें कोई नैनो टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए यूएस से, ना ही उनको रेस्पबेरी पाई कंप्यूटर चाहिए यूके से। उनकी नीड्स एलिमेंट्री है, जो कि कोई भी उनकी डेवलपिंग कंट्रीज वो नीड पूरा कर सकता है, वो चाइना भी पूरा कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूएस और यूरोपियन यूनियन की तरफ देखें। तो इट्स रिकंस्ट्रक्शन रिमेन्स वेरी बेसिक एज ऑफ नाउ। उनको बस रोड्स बनाने, हाईवेज बनाने, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, फाउंडेशनल सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर्स इन पब्लिक हेल्थ, अभी तक उनकी यही रिक्वायरमेंट है। अब अफगानिस्तान के पास जो मिनरल वेल्थ है वो लगभग $3 ट्रिलियन की है, और इससे काफ़ी सब्सटेंशियल इनकम जनरेट हो सकती है। अब चाइना हेल्प पर तालिबान बैंक ऑन कर रहा है कि चाइना उसकी हेल्प कर देगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, ताकि उनकी इकॉनमी वापस से ट्रैक पर आ जाए। पंजशीर विक्ट्री वॉज नो फ्लूक इन पॉलिटिकल टर्म्स। जो पंजशीर है वो क्रूशियबल एरिया है, लगभग 1.75 लाख की वहाँ पर पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर फैक्शनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी। अब एज फॉर नेबरिंग कंट्रीज, अब ऑथर ने नेबरिंग कंट्रीज की बात की है, तो उनको डर है कि कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग ना बढ़ जाए, क्योंकि तालिबान बेसिकली ओपीएम की ट्रेड ही करता है, और रीजनल स्टेबिलिटी के कुछ कंसर्न्स हैं। नन ऑफ देम वांट्स अफगानिस्तान टू बिकम अ रिवॉल्विंग डोर फॉर इंटरनेशनल टेररिस्ट। तो आसपास के जो भी कंट्रीज है वो नहीं चाहते जो अफगानिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट की सेंचुरी बन जाए। द इंडियन पॉलिसीज आर एट क्रॉस रोड्स। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है, जैसे यूएस के पीछे पीछे हम करते हैं, जो यूएस करेगा वो हम करेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यूड बैंड वैगनिंग विद द यूएस मेक्स नो सेंस। तो हम यूएस को देखें अफगानिस्तान में फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो इंडियन डिप्लोमेसी वो कोशिश करे जो भी आसपास के नेबर्स हैं उनके साथ हारमोनी बनाकर रखें, फिर भले ही वो बेजिंग क्यों ना हो। ब्रीथिंग लाइफ इनटू द रिक। इसके अलावा जो रशिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म है उसमें एक प्रैग्मेटिक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म पे बातचीत करना शुरू किया जाए। द पैराडॉक्सेस विद दिल्लीज काबुल ऑप्शन हैव बीन प्लमेटेड टू ग्राउंड जीरो। अब जो दिल्ली का काबुल ऑप्शन है वो जीरो आ गया, क्योंकि हम हमेशा यूएस को फॉलो करते रहे। पाकिस्तान कंफर्ट लेवल में इंप्रूव ना हो, लेकिन अब पाकिस्तान का कंफर्ट लेवल इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी प्रॉक्सी बिठा दी है। द बॉटम लाइन इज दैट इंडियाज वाइटल इंटरेस्ट रिमेन टू बी सिक्योर। अब बॉटम लाइन ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने, यूएस क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयरफॉर द नेसेंट कॉन्वर्सेशन विद द तालिबान मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड। तो जो भी तालिबान के साथ दोहा में हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है, हमें उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अफगान की सेंसिटिविटीज़ भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर हम तालिबान को डिमोनाइज कर लेंगे कि तालिबान ऐसा है वैसा है, तो आगे बातचीत हो ही नहीं सकती, और ये सिचुएशन और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें तालिबान से बात करनी चाहिए। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बोला गया, जो यूएस है वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, और इंडिया अगर यूएस की बैंड वैगनिंग करेगा तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें अपने रीजन नेबर्स के साथ स्टेबिलिटी बना के रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और तालिबान के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है, जो वायरस है उसकी वजह से क्या हुआ, जो अटेंशन था वायरस के कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो क्लाइमेट क्राइसिस है उससे अटेंशन दूर चला गया। और हम पिछले कुछ सालों में रीसेंट क्लाइमेट इवेंट्स देख भी रहे हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम है, जैसे कि साउथ एशिया और यूरोप में एक्सट्रीमली हॉट वेदर देखने को मिलता है, फिर फ्लडिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर टेबल्स है वो ड्रामेटिक उनका डिप्लीशन हो रहा है, वो डायरेक्टली नीचे चले जा रहे हैं, रिचार्ज नहीं हो पा रहा उनका। अगर क्लाइमेट चेंज से हम नहीं लड़े तो एसडीजीज को हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया था कि जो टेम्परेचर उसे 2 डिग्री सेल्सियस रखने की कोशिश करेंगे, और पॉसिबल है तो 1.5 डिग्री रखने की कोशिश करेंगे। तो पेरिस में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब ऑथर ने बोला है कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा अभी प्रेशर नहीं है, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस बहुत ज़्यादा लो है। अगर G20 कंट्री से कंपेयर करो तो इट्स पर कैपिटा एमिशंस आर वेरी लो। एट द सेम टाइम उसके बाद भी इंडिया ने अपने जो भी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं उस पर इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। द EU हैज़ अडॉप्टेड एन एम्बिशियस ग्रीन डील। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि 2050 तक वो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। चाइना ने 2060 का टारगेट दिया है। अब इंडिया को ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ऑथर ने बोला, यहाँ पर ये जो ऑथर है जर्मनी का ऑथर है, तो हमें पहले ये देखना चाहिए ऑथर जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि वी सी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो ऑथर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जर्मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री की, वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, तो वो जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज है उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, उनको कुछ फंड्स ट्रांसफर करे। इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोकसेस ऑन 3 एरिया। सबसे पहले कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है, अर्बन डेवलपमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाना हो, और नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। तो 3 एरियाज में कोऑपरेट कर सकते हैं कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाना है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कैसे करना है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। तो जर्मनी से हमें नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर सकता है, फाइनेंशियल सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता है। लगभग 2050 तक जो हमारी आधी पॉपुलेशन होगी वो शहरों में रहने लगेगी, तो हमें शहरों को ऐसा बनाना है कि वो सस्टेनेबल हो सके और इतनी सारी पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सके। पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स वल्नरेबल हो चुकी है। एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज की जहाँ बात आती है तो जो स्मार्ट सोल्यूशंस हैं उनको इंडिया में टेस्ट किया जा सकता है, जो कि जर्मनी ने रखे हैं फॉर सेल्फ रिलायंस एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को थोड़ा कम यूज़ करें, इन पर डिपेंडेंस कम करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा करें, वन हेल्थ अप्रोच को फोकस करें।
तो यहाँ पर ऑथर ने बोला कि सारे गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन जरूरी है। अब यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है बहुत ही नेगेटिव टोन में, पर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने ये बोला, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एम्फेसाइज किया है कि स्पीकिंग थ्रू टू पावर की जो सही है वो सही है और जो गलत है उसके अगेंस्ट आप खड़े हो। अब चीफ जस्टिस एन वी रमना ने अभी कलेजियम में रिकमेंडेशन दे दी गई, लगभग सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस एक गो में आ गए, इसके अलावा हाई कोर्ट में आ गए, और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये बात बोली है कि अगर जुडिशरी को कंट्रोल किया जाएगा, इट कांट बी कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। आप जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हो तो जो रूल ऑफ लॉ है वो सिर्फ इल्यूजरी रह जाएगा, वो रूल ऑफ लॉ रह ही नहीं जाएगा। अब ऑथर ने बोला ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, बहुत अच्छी लग रही है सब सुनने में, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट खुद इसको इंप्लीमेंट करता है? जैसे कि ऑथर ने बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट कलेजियम है वो जानबूझ के मुस्लिम कैंडिडेट को साइडलाइन कर रहा है। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा अखिल कुरैशी, वो सेकंड रैंक में आते हैं ऑफ द जजेस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स, लेकिन उसके बाद भी गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने एक दो ऐसे जजमेंट दे दिए थे कि उनको जानबूझ के साइडलाइन किया जा रहा है, और उनको कलेजियम में जब रिकमेंडेशन दिया गया तो उनका नाम नहीं दिया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले कलेजियम की ये दिक्कत आती है, जो कलेजियम में जो भी नाम रिकमेंड किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओपेकनेस होती है, तो यहाँ पर कलेजियम सिस्टम एक ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। अब ऑथर ने सबसे पहले यूएस में बताया, यूएस में क्या होता है, अगर आप देखो उनकी जो ब्लैक पॉपुलेशन है उससे कंपेयर करो कि कितने लोग जेल में हैं, तो आपको ब्लैक पॉपुलेशन उनकी परसेंटेज के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा जेल में मिलेंगे। ऑथर ने बोला ऐसा सेम मुस्लिम के अगेंस्ट चलता है इंडिया में। जैसे कि एनसीआरबी डेटा ये शो करता है, जो मुस्लिम्स है सिर्फ 14.2% ऑफ पॉपुलेशन के, उसके बाद भी 16.6% वो कन्विक्ट होते हैं और 18.7% वो अंडर ट्रायल में, और 35.8% वो डेथ न्यूज़ में। तो ऐसा कैसे कि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम है लेकिन डिटेंशन में वो ज़्यादा है। तो अब ऑथर ने बोला कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि वो ज़्यादा क्राइम करते हैं, प्रोन टू अदर्स, लेकिन ऑथर ने बोला क्राइम ज़्यादा नहीं करते हैं, उनको वल्नरेबल ज़्यादा बना दिया गया है। जैसे कि ऑफिशियल्स बियर दिस आउट, यहाँ पर जो दिल्ली में रॉयट्स हुए तो उसका डेटा दिया गया, लगभग उसमें से 53 डेथ थे जिसमें से 40 मुस्लिम्स थे। 85% जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई वो मुस्लिम्स को बिलोंग करती थी। तो ये काफ़ी नेगेटिव टोन में आर्टिकल, आप ये कहीं कोट नहीं कर सकते, बस एनसीआरबी का डेटा अगर आपको कहीं कोट करना तो आप ये कर सकते हैं। अब ऑथर ने ये बोला पिछले कुछ समय से क्या हुआ है, जो सेकुलर पार्टीज हैं वो भी मुस्लिम को सपोर्ट देने से डर रही हैं, क्योंकि वो भी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। विन एट यूएन हाई टेबल, तो अब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी अगस्त में यूएनएससी की, तो इंडिया ने क्या क्या किया हम देखते हैं। सबसे पहले इंडिया ने लगभग हाईएस्ट नंबर ऑफ आउटकम्स डिलीवर किए 14, जिसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन थे। एक अफगानिस्तान के ऊपर रेजोल्यूशन था, सोमालिया, मिडिल ईस्ट, माली, इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में रेजोल्यूशन थे। अब इंडिया ने ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, साथ ही काउंटर टेररिज्म की बात की और पीस कीपिंग की बात की। अब यूएन क्लॉज की यहाँ पर बात हुई, जो चाइना है वो जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर कैसे अपनी डोमिनेशन दिखाता है, तो इंडिया ने बात की कि कैसे रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पीस कीपिंग की बात की, जो यूएन के पीस कीपर्स इधर उधर कंट्रीज़ में जाते हैं उनके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स, अगर पीस कीपर्स के अगेंस्ट कोई भी क्राइम्स होता है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नेशंस की। सिग्निफिकेंटली यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 ये रिलेटेड था अफगानिस्तान से, तो इसमें बोला गया अफगानिस्तान को कि उसकी जो भी धरती है वो यूज़ ना हो अगेंस्ट द अदर कंट्रीज टेररिज्म के लिए। साथ ही एक यूएनएससी का रेजोल्यूशन 1267 है, जिसमें इंडिया के जो भी टेररिस्ट है जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, जैसे कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो इंडिया के लिए एक विन है। द तालिबान वॉज आस्क्ड, अब तालिबान को रेजोल्यूशन के थ्रू ये भी बोला गया कि वो विमेन, चिल्ड्रन और माइनॉरिटी सबके राइट्स का ध्यान रखेंगे। फ्रांस एंड द यूके है वार्न, फ्रांस और यूके ने वार्न किया तालिबान को, ये जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है अगर आपने रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर दे विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू दैट। रशिया और चाइना ने क्या किया है, वो उन्होंने इस रेजोल्यूशन से अब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप अफगानिस्तान की तो बात कर रहे हो लेकिन जो जिनजियांग रीजन में जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चल रहा है आप उसको तो टेरर में आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो चाइना वो इंक्लूड कराना चाहता था तो उसका वो इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए उसने यहाँ पर अब्सटेन कर दिया। तो गिवन दीज ऑब्जेक्शंस दैट इंडिया वाज एबल टू पर्सुएट देम, उसके बाद भी उनको इतने ऑब्जेक्शंस थे, उसके बाद वो परमानेंट मेंबर है, वो चाहते तो वीटो कर सकते थे लेकिन उन्होंने सिर्फ अब्सटेन किया। तो यहाँ पर इंडिया की एक विन दिखाई देती है कि कैसे उन्होंने सिर्फ अब्सटेन किया, वीटो नहीं किया, तो हमारी प्रेसिडेंसी काफ़ी अच्छी रही है। आगे चलते हैं। अब फ्रांस में ये एक ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वर ऑलरेडी फ्री फॉर गर्ल्स अप टू 18 ईयर्स ओल्ड, तो 18 साल की कम उम्र की जो भी लड़कियां होती थी उनके लिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव फ्री थे, लेकिन अब 25 साल के लिए भी फ्री कर दिए। साथ ही जो भी अबॉर्शन होंगे फ्रांस में वो फ्री है सारे विमेन और गर्ल्स के लिए। अब ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि ये देखा गया कि पिछले कुछ समय में फाइनेंशियल रीज़न की वजह से जो लड़कियां थी वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं खरीद पा रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा है उनके पॉलिसी डिसीजन। आगे चलते हैं। अब चंद्रयान 2,
चंद्रयान 2 में एक लैंडर गया था, एक रोवर गया था। लैंडर और रोवर मॉल फंक्शन हो गए थे, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई थी, हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, हार्ड लैंडिंग हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा था। अब ऑर्बिटर ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये तो चंद्रयान 1 से ही पता चल गया था 2008 में जब चंद्रयान 1 गया था कि हाँ वाटर है। लेकिन तब हमें ये नहीं पता चल पाया था जो वाटर की आइडेंटिफिकेशन हो रही है वो OH रेडिकल की वजह से है, या तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल की वजह से, या तो फिर वाटर मॉलिक्यूल H2O उसमें OH की वजह से। तो ये क्लियर नहीं था, लेकिन अभी क्लियरली पता चल गया है कि दोनों ही है वहाँ पर। तो हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स के दोनों के सिग्नेचर वहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या पता चली, माइनर एलिमेंट्स। तो पहले क्लियर नहीं था कौन सा माइनर एलिमेंट्स है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट कर लिया है कि माइनर एलिमेंट्स क्रोमियम मैग्नीज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्रोमियम और मैग्नीज डिटेक्ट हो गया है, साथ ही सोडियम भी डिटेक्ट हो गया है। तो सोडियम ऑल्सो माइनर एलिमेंट ऑन द मून सर्फेस वॉज डिटेक्टेड और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। इससे पहले भी डिटेक्ट था लेकिन एम्बिग्यूटी थी, लेकिन अब वो सारी एम्बिग्यूटी खत्म हो गई है। अब चंद्रयान 3 जाएगा। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर तो होगा पर ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है। जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान और कैरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो अब चंद्रयान 3 कैरी करके लेकर जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर टोकनाइजेशन, तो मैं आपको टोकनाइजेशन बता चुकी हूँ क्या होता है। इसमें जो ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं एक ऑल्टरनेटिव कोड से, कि ओरिजिनल डेटा सेव ना हो मर्चेंट की वेबसाइट पे, ताकि फ्रॉड्स की जो चांसेस है वो कम हो सके। तो इट रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेटिव कोड कॉल्ड अ टोकन विच इज यूनिक। हर कार्ड के लिए यूनिक होता है और इससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो RBI ने बोल दिया है कि 1 जनवरी 2022 के बाद से कोई भी कार्ड की डिटेल स्टोर नहीं करेगा, कोई भी मर्चेंट, कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी। आगे चलते, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट RBI निकालता है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।